उत्खनन हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रोजाना स्टडी। और मैं आज आपके लिए लाई हूँ चैप्टर 4 एनसीईआरटी का, जिसका नाम है इतिहास की समय रेखा एवं इसके स्रोत। गाइस, हम इसमें आधा चैप्टर कवर कर चुके थे। आज हम इसका बाकी का बचा हुआ आधा चैप्टर यानी पार्ट 2 हम इसमें कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 हमने कर लिया था, तो चैप्टर 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आधा हमने जो कवर किया था, मैं उसके बारे में बता दूं कि हमने काल की गणना के बारे में जान लिया था। ठीक है, जैसे कि हमने BCE AD, ठीक है, और BC इन सबके बारे में जान लिया था। तो चलिए नेक्स्ट आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम जानेंगे कि इतिहास के स्रोत कहाँ से मिलते हैं और हम कैसे इतिहास को जो है निकाल कर लाते हैं अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए, कि पहले के समय में लोग कैसे रहते थे, कैसी उनकी संस्कृति थी और किस प्रकार से उनकी सभ्यता और खान पीन क्या था। ठीक है, इस तरीके से हम उनके स्रोतों के द्वारा उनके बारे में, इतिहास के बारे में जानेंगे। और हम जानेंगे आदि मानव किस प्रकार रहते थे, ये भी हम आज कवर करने वाले हैं। तो चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। चैप्टर को शुरू करने से पहले आप एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी मेहनत को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाइए ताकि हमें भी हौसला मिले, हम आपके लिए और नई नई वीडियोस लेकर आएँ। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं। मतलब कि हम इतिहास को कहाँ कहाँ से कलेक्ट करते हैं कि हम जान सकें कि लोग पहले कैसे रहते थे, उनका जीवन कैसा था। क्या आप अपने माता पिता, परिवार की 3 पीढ़ियों की जानकारी एकत्र कर सकते हैं? हाँ भाई, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी की वंशावली बनाइए, उनके नामों का पता लगाइए। और यह भी कि वह जीवन यापन के लिए क्या करते थे। हमें पता लगाना है कि वो खेती करते थे या फिर भेड़ बकरियों को चराते थे या फिर वो शिकार करते थे। ठीक है, उनसे पूछना है अपने दादा दादी और नाना नानी से आप लोगों को। एवं उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, क्या उनका जन्म यहीं दिल्ली, राजस्थान, पंजाब जहाँ वो रह रहे हैं वहीं हुआ था, या उनका किसी और स्टेट में उनका जन्म हुआ था, ये भी हमें पता करना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही आप उन स्रोतों का भी उल्लेख कीजिए जहाँ से आपने ये सूचनाएं प्राप्त की, उसका भी, किसके भी बारे में आपको लिखना है कि ये सूचनाएं आपने कहाँ से प्राप्त की, किससे प्राप्त की, उन्होंने खुद से बताई या फिर उनकी डायरी में पढ़ा आपने या फिर किसी और के थ्रू आपको पता चला परदादा परदादी के बारे में। तो यहाँ पर एक टेबल दी गई है, ये आपको भरनी है सभी बच्चों को। इसमें अपना नाम लिखना है। ठीक है, ये संबंध, दादा दादी से आपका संबंध जो भी है, ठीक है, उनका दादा दादी का नाम लिखना है, दादा का ऊपर, नीचे दादी का। ठीक है, वो क्या काम करते थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था, और उनके बारे में जो सूचनाएं आपको मिली, क्या उन्होंने खुद बताई हैं या आपके पापा मम्मी ने बताई हैं या कहीं से आपने पढ़ी हैं, उनकी कोई डायरी मिली हो आपको, ये आपको लिखना है। फिर आपको नाना नानी के बारे में भी भरना है, सेम चीज़ें। ठीक है, और इसी तरीके से आपको पूरी टेबल भरनी है परदादा परदादी के बारे में। तो इस टेबल को भरने से आपको पता चलेगा कि आप जिस इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, अपने दादा दादी, परदादा परनानी के बारे में जो जानना चाहते हैं, आपको ये पता चलेगा इतिहास को ढूंढते कैसे हैं, इतिहास को किस प्रकार से हम खुद से अचीव कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आपने अपने परिवार के अतीत के संबंध में जानकारियाँ कैसे प्राप्त की, ये आपको पता चला कैसे प्राप्त की, या तो उनकी डायरी पढ़ी होगी या कहीं पर पापा मम्मी ने बताया होगा या कहीं और सुनने को उनके बारे में मिला होगा, दादा दादी के बारे में। इन जानकारियों को प्राप्त करने के लिए क्या आपने छायाचित्रों, डायरियों, पहचान पत्रों आदि का प्रयोग किया था? क्या उनका पहचान पत्र मिला था आपको, जो कि उनके बारे में आपने कुछ लिखा? या आप केवल अपने माता पिता और संबंधियों की स्मृतियों पर ही निर्भर थे, या फिर माता पिता ने बताया या किसी और रिलेटिव्स ने बता दिया कि आपके दादा परदादी ऐसे थे। पापा मम्मी ही मोस्टली बताते हैं, ठीक है, या दादा दादी बता सकते हैं परदादा परदादी के बारे में, क्योंकि वो मोस्टली नहीं होते उस समय पर। ठीक है, जैसे मेरे परदादा परदादी को मैंने नहीं देखा। ठीक है, आप बताना क्या आपने आपके परदादा और परदादी को देखा। आइए विचार करें, क्या आपने कभी अपने घर तथा आसपास पुराने सिक्कों, पुस्तकों, वस्त्रों, आभूषणों आदि बर्तनों को देखा है? देखो भाई, मैंने बर्तन तो देखे हैं, बहुत पुराने पुराने अपनी मम्मी के बक्से में बर्तन देखे हैं। और वो बर्तन, पता है उनके ग्लास कैसे होते थे, मैं आपको बता दूं। मतलब एक कप था जो कि मम्मी के बक्से में हमेशा रखा रहता था। जब भी हम उसको देखते थे ना, उसमें नीचे से ना इतनी स्टील भरी होती थी, मतलब अगर हम चाय भरेंगे ना उसमें, ऊपर ऊपर इतनी चाय रहेगी, नीचे पूरा स्टील होता था।
ठीक है, ये पूरी चाय से ऊपर ऊपर भरी है, नीचे पूरा स्टील है। मतलब कप में आधा ही पार्ट होता था जो यूज़ होगा, आधा वो फिजूल का होता था। हम उसे देख के बहुत हंसते थे। तो मैंने तो पुराने बर्तनों को देखा है अपने मम्मी पापा के टाइम के, यानी कि 1990 के आसपास के उनके बर्तन रहे होंगे, ठीक है, उनकी शादी के आसपास के, तो मैंने देखा है। तो आप भी बताना, क्या आपने बहुत पुराने बर्तनों को किसी को देखा है, या वस्त्रों को देखा हो। हाँ, पुराने बचपन के वस्त्र हमने अपने देखे हैं जो कि काफ़ी पुराने डिज़ाइन के होते हैं। और मैंने हाँ सिक्के भी देखे हैं। आप बताना, क्या आपने सिक्के देखे हैं। मैंने दस्सी के सिक्के देखे हैं। आपको पता है दस्सी पंजी चलती थी पहले। दस्सी पंजी जो है 1 रुपये से भी छोटा होता है, 10 और आना, ठीक है, 16 आने बराबर 1 रुपया होता है। क्या आपको पता है पहले आना चलता था, ठीक है, और 16 आने बराबर होता था 1 रुपया, ठीक है। अगर 8 आना है, 16 आने बराबर किसके होता था, 1 रुपया के। ये थे पुराने चलने वाले जो पैसे होते थे। तो आप भी बताना। तो ये मेरे को ज्ञान जो भी मिला अपनी मम्मी से, अपनी नानी से मिला। और मैंने अपने नानी के पास बहुत पुराने पुराने सिक्के देखे थे जो कि कभी उन्होंने नहीं यूज़ किए होंगे, तो उनके पास कलेक्शन था, ठीक है। इन वस्तुओं तथा पुराने घरों एवं भवनों से हम किस प्रकार की सूचनाएं एकत्र कर सकते हैं। तो इन सिक्कों से, इन पुराने वस्त्रों से और इन पुराने बर्तनों से हम उस समय की स्टील के बारे में, उस समय के जो भी कल्चर रहा होगा, उस समय की सभ्यता, कैसे लोग जीते होंगे, उन बर्तनों को कैसे यूज़ करते होंगे, उन सिक्कों को कैसे यूज़ करते होंगे, महंगाई कितनी कम थी, ठीक है, इन सब के बारे में हम जान सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक वस्तु अथवा संरचना एक कहानी बताती है। आप जिस भी चीज़ को देखेंगे ना, पुराने समय की कोई भी एक वस्तु मिल जाएगी तो वो एक पूरी की पूरी कहानी आपको बयां कर देगी और आपको और जानने का मन करेगा, जैसा मुझे भी करता है, ठीक है। और वह चित्रखंड, पहेली, जिगसॉ के हिस्से की तरह होती है। वो जो भी होती है ना, वो एक जिगसॉ की पहेली के रूप में होती है, ठीक है। देखो जिगसॉ मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा जिगसॉ, ठीक है। जिगसॉ की पहेली कैसी होती है, ये रही जिगसॉ की पहेली, ठीक है। आपने देखा होगा कि इसमें आप क्या करते हैं कि सारे के सारे जो टूटे हुए टुकड़े टाइप के होते हैं, अगर आप ये पहेली खरीद के लाए हो तो इसमें आपको जोड़नी पड़ती है ना, जोड़नी पड़ती है ना इसमें। ये जो कट्स जो होते हैं, तो इनके पार्ट्स इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। इस तरीके से हमें भी ना अपने इतिहास में सब कुछ जोड़ना पड़ता है, जो भी हमें इतिहास के बारे में मिलता है। जिन वस्तुओं को आप अपने घर में देखते हैं वह आपको अपने परिवार के इतिहास के विषय में कुछ बताती है। हाँ, जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं वो हमें अपने इतिहास के बारे में बताती है। इसी प्रकार हम ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में विभिन्न स्रोतों एवं जानकारी एकत्र कर सकते हैं। एक बात सदैव याद रखनी चाहिए कि इतिहास के मामले में पहेली के कुछ हिस्से गायब रह जाते हैं। जैसे ये जो मैंने पहेली आपको दिखाई ना, इसमें कुछ हिस्से ना इधर उधर गायब भी हो सकते हैं जो आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। मान लीजिए ये जो फिश है ना, इसका ये वाला टुकड़ा कभी गायब रहेगा और ये कभी भी नहीं मिलेगा, फिर भी आपको इसके का अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। इतिहास के रूप में बता रही हूँ, उसका अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पर ऐसा रहा होगा, इस समय पर ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसके बारे में पता लगाते हैं, ठीक है। जिगसॉ की पहेली के रूप में हम इतिहास को भी सुलझाते हैं। तो ये आगे एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में देखो विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं जो कि किसके हैं, इतिहास के स्रोत हैं, कि हम इतिहास को किस किस प्रकार से पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, ठीक है। इतिहास के जो मौखिक स्रोत हैं वो क्या हैं, मौखिक स्रोत हैं, एक तो वंशावली है और एक है लोक साहित्य। वंशावली मतलब हम अपने दादा परदादा, ठीक है, और दादी, इन सब से जानते हैं, ठीक है। ये मौखिक हैं, सुनने को मिलती हैं कहानियाँ वगैरह कि पहले ऐसा होता था, पहले ऐसा होता था। लोक साहित्य, लोक साहित्य मतलब लोगों के द्वारा जो भी रामायण आप देखते हो, महाभारत देखते हो, तो पुराने समय की तो है ये, ठीक है। तो लोक साहित्य के द्वारा पता चलता है। वेद एवं इतिहास, ये भारतीय साहित्य है। अगर हम वेद को पढ़ते हैं, वेद पुराणों को पढ़ते हैं, तो भी इतिहास के बारे में जानने को मिलता है, ठीक है। अगर हम कोई कविता पढ़ रहे हैं, जैसे झांसी की रानी की, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो पूरी की पूरी झांसी के बारे में, झांसी की रानी के बारे में एक्सप्लेन करती है वो पोएम, ठीक है। कोई नाटक देखते हैं, ठीक है, नाटक एक तरीके से रामायण जैसा कोई भी नाटक, हर्षवर्धन का कोई नाटक अगर बच्चों ने प्ले किया है तो हम उसके बारे में, इतिहास के बारे में जानते हैं, ठीक है। ऐतिहासिक लेख, अगर कोई लिखा हुआ लेख मिल गया, आप उसको पढ़ के भी उसके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। कहानियों का संग्रह, अगर आपको कोई कहानी की बुक मिल गई तो आप उसको पढ़ के भी इतिहास के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। ये थे सारे भारतीय साहित्य।
वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेख, जो भी साइंटिस्ट लिख देते हैं और जो भी तकनीकी लेख होते हैं उनके, उनसे भी हमें जानने को मिलता है। ठीक है, इधर आ जाइए शिलालेख। शिलालेख का मतलब होता है जो पत्थरों पे गोदी हुई होती हैं, जैसे कि समुद्रगुप्त के बारे में उन्होंने कहाँ कहाँ तक विजय प्राप्त की थी, शिलालेख में मिलता है। ठीक है, पांडुलिपियाँ, पांडुलिपियाँ जो पत्ते जो होते हैं ना, पत्तों को गला के, पेड़ों की छालों को गला के क्या पांडुलिपियाँ बनाई जाती थी। पहले के समय में कागज नहीं होते थे तो उसे पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि पर लिखे हुए स्रोत आज भी मिलते हैं। ठीक है, कागज की बजाय पांडुलिपि हुआ करती थी पहले, कागज की बुक की बजाय पांडुलिपि यानी पत्तों को गला के उनके कागज बना के उनके ऊपर लिखा जाता था। ठीक है, ताम्रपत्र, ताम्रपत्र मतलब तांबे के पत्र होते थे, तांबे की प्लेट्स होती थी, उनके ऊपर गोद कर लिखा जाता था, ऐसे गोद कर। ठीक है, तो ताम्रपत्र भी मिल सकते हैं आपको। सिक्के, सिक्कों पर भी लिखा हुआ मिल सकता है, जैसे कि समुद्रगुप्त के टाइम पर जो सिक्के छपे थे। ठीक है, और कुषाण वंशों के टाइम पर जो भी सोने के सिक्के छपे थे उसके बारे में आप देख कर पता लगा सकते हैं वहाँ के इतिहास के बारे में। ठीक है, तो ये हो गए शिलालेख। आगे है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? पुराने समय के जो पुरातात्विक खोद कर जो निकाले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि स्मारक, स्मारक अगर किसी ने ताजमहल बना दिया है, आप वहाँ ताजमहल घूमने जाएंगे, हुमायूं का मकबरा घूमने जाएंगे, लाल किला घूमने जाएंगे, तो वहाँ के बारे में बहुत कुछ नई जानकारी आपको वहाँ पर पत्थरों से ही देखने से ही मिल जाएगी वहाँ के। ठीक है, टीले, अगर आप टीले देख कुतुब मीनार देखने जा रहे हो तो आपको पता चल जाएगा, बहुत सारी जानकारी मिलेगी वहाँ जाके। तो ये हैं इतिहास के स्रोत, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो आगे है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत कौन से हैं? विदेशी विवरण, अगर कोई विदेशी यात्रा वृतांत, ठीक है, अगर कोई विदेशी यात्री भारत में आया है, जैसे हुआनसांग जो है हर्षवर्धन के काल में आया था हुआनसांग, तो वो एक विदेशी यात्री था। ठीक है, तो उसने पूरी यात्रा का वृतांत लिखा था। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। तो इस तरीके से यात्रा का वृतांत भी वो लोग लिखते हैं और यहीं पर उन बुक्स को छोड़ के चले जाते हैं, जिसे हमें पढ़कर वहाँ के उस समय के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ऐतिहासिक वृतांत यानी कि इतिहास के बहुत सारे वृतांत और भी मिल जाते हैं, बुक रखी हुई मिल जाती हैं या कहीं पर लिखी हुई छपी हुई किताबें छोड़ जाते हैं ये लोग, तो हम उसको पढ़ के इतिहास के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, कलात्मक स्रोत क्या होते हैं? कलात्मक मतलब चित्रकला। गुफाओं में बहुत सारे आज भी ऐसी एमपी और यूपी में गुफाएं हैं जिन पर ऐसे चित्र उकेरे गए हैं जिनको हमें देखने से ही उस समय के लोगों का रहन सहन, संस्कृति, खान पान, उनके बारे में बहुत जानकारी हम हासिल कर सकते हैं। मूर्तिकला, उस समय की मूर्तियाँ पाई गई हैं, जैसे नटराज की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता की मिली है। ठीक है, उसे देखकर भी हम जानकारी पता लगाते हैं। पट्टिका पैनल, ठीक है, पट्टिका कहीं पर बनी हुई मिल गई है, पट्टियों के रूप में पैनल मिल गए हैं, तो उसमें भी हम बहुत कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। इसके बाद आता है उत्खनन। उत्खनन के द्वारा भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में, इतिहास के बारे में पता चलता है, जैसे कि सबसे पहला है मानव, पशु तथा पौधे के अवशेष। जो भी मानव, पशु के, पौधे के अवशेष मतलब कार्बन के रूप में जो भी चीज़ें ये मिलती है ना, इसको हम C14 पद्धति से पता लगाते हैं। C14 मतलब होती है कार्बन डेटिंग पद्धति। मैं आपको बता दूं कार्बन डेटिंग पद्धति क्या होती है। कार्बन डेटिंग पद्धति में हम किसी भी वस्तु की आयु का पता लगा सकते हैं जो हमारी इतिहास में पुराने समय से की यूज़ की गई वस्तु ज़मीन के अंदर मिली है, या फिर कोई हथियार मिला है, ठीक है, या मूर्तियाँ, आभूषण मिले हैं, या कोई खिलौने, बर्तन मिले हैं, या फिर कोई भी निवास स्थान या शवाधान मिला है। ठीक है, इनके बारे में हम C14 पद्धति के थ्रू पता लगाते हैं कि वो कितने समय पुराना होगा। मान लीजिए वो अगर 100 वर्ष पुरानी कोई चीज़ हमें मिली है तो वो बता देगी C14 पद्धति कि ये जो पेड़ पौधा है ये 100 वर्ष पहले ज़मीन के नीचे दब गया था। ठीक है, इस तरीके से हम 50 से 60 हज़ार पुरानी वस्तुओं के बारे में हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, 50 से 60 हज़ार पुरानी कोई भी वस्तु ज़मीन के अंदर दबी हो, ठीक है, दबी हो, या उस समय के टाइम की कोई भी वस्तु हमें आज मिलती है ना, तो हम कार्बन डेटिंग पद्धति से पता लगा सकते हैं। ठीक है, चाहे वो पौधों के अवशेष हों, कोई उपकरण, हथियार, मूर्तियाँ, खिलौने, बर्तन, ठीक है, या कोई निवास स्थल या फिर शवाधान, इनके बारे में हम C14 पद्धति से पता लगाते हैं। तो ये थे सभी इतिहास के स्रोत जिनसे हम इतिहास के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पेज नंबर 67 पर दिए गए इतिहास के स्रोत संबंधी चित्र को देखिए। देख लिया हमने। यह इतिहास के प्रमुख स्रोतों को एक साथ प्रदर्शित करते हैं।
सभी इतिहास के स्रोतों को बताते हैं कि कहाँ कहाँ से हमें स्रोत मिलते हैं। आपको अभी इन सभी को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आगे चलकर इनमें से कुछ का उपयोग करेंगे। उदाहरणार्थ, जब इतिहासकार 1500 वर्ष पूर्व के किसी राजा या रानी, प्राचीन स्मारक, युद्ध या व्यापार की कुछ वस्तुओं के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं तो वे बड़े ध्यान से अधिक स्रोतों से जानकारी संकलित करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी ये स्रोत एक दूसरे की पुष्टि करते हैं, जैसे चित्रखंड पहेली जो मैंने जिगसॉ दिखाई थी ना, उसके टुकड़े कभी कभी मेल खाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मान लीजिए कोई भी इतिहासकार है, मैं इतिहासकार हूँ, मैं हूँ 1500 साल पहले के मैं किसी राजा या रानी या फिर कोई बिल्डिंग या फिर किसी युद्ध के बारे में पता लगाना चाहती हूँ या किसी व्यापार की वस्तु के बारे में जानकारी जुटा रही हूँ। ठीक है, तो मैं बहुत बड़े ध्यान से अधिक से अधिक मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि उन चीज़ों की जानकारी कहीं से भी ज़मीन में खोद कर मिलें, दीवारों पे उकेरी हुई मिलें, कोई वस्तु मिल जाए उस समय की, कोई डायरी मिल जाए उस समय की राजा की लिखी हुई। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैं इकट्ठी करूँगी ताकि मैं उस राजा रानी के बारे में या उस बिल्डिंग के बारे में या उस व्यापार के बारे में पता कर सकूँ जो उस समय पर होता था। ठीक है, कभी कभी ये स्रोत एक दूसरे की पुष्टि भी करते हैं। कभी कभी जो मैंने 2 स्रोत ढूंढे हैं ना, मान लीजिए एक डायरी ढूंढी है, ठीक है, और एक दीवार पर लिखी हुई मुझे कोई चीज़ मिल गई, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये दोनों आपस में मेल भी खाएंगी और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये मेल ना भी खाएं। ठीक है, एक दूसरे से ना मिलें। तो जब नहीं मिलती हैं तब भी हमें इतिहास के बारे में खुद से अपने दिमाग से जानकारी निकालनी पड़ती है या अंदाज़ा लगाना पड़ता है। ठीक है, और अगर एक दूसरे से मेल खाती हैं तो इसका मतलब हमने वो पहेली को सुलझा दिया, जो मैंने अभी आपको जिगसा पहेली दिखाई थी। तो यही इसमें लिखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी तो मैंने हाईलाइट कर दी है इसमें। ठीक है, कभी कभी ये एक दूसरे के विपरीत सूचनाएं प्रदान करते हैं, कभी कभी ये एक दूसरे के विपरीत चले जाते हैं। ठीक है, जिससे कि हम इस पहेली को नहीं जोड़ पाते, फिर हमें और ज़्यादा उसके बारे में फैक्ट इकट्ठे करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे चित्रखंड पहेली जिगसॉ के टुकड़े मेल नहीं खाते, ऐसी परिस्थितियों में यह निर्णय लेना पड़ता है कि किस स्रोत पर अधिक विश्वास किया जाए। इस प्रकार ये इतिहासकार कौन होते हैं? एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अतीत का अध्ययन करता है एवं उसके विषय में लिखता है। ठीक है, ये आपको इम्पॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेना है पूरा नीचे तक। ठीक है, तो इस प्रकार इतिहासकार जिस कालखंड का अध्ययन कर रहे होते हैं, ठीक है, वे उसके इतिहास का पुनर्निर्माण करने का प्रयास करते हैं। फिर वो दोबारा से ढूंढते हैं, जब अगर जिगसॉ मेल नहीं खाती तो वो दोबारा से ढूंढते हैं और चीज़ें जुटाने की कोशिश करते हैं ताकि वो जान सकें उस इतिहास के बारे में। इस इतिहास के इन सभी स्रोतों में कौन योगदान देता है? इतिहासकारों के साथ ही पुरातत्व विज्ञानी, पुरालेख शास्त्री जो प्राचीन अभिलेख पढ़ते हैं, मानव विज्ञानी जो मानव समाज व संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं, साहित्य व भाषा के विशेषज्ञ आदि में अपना योगदान देते हैं। साथ ही पिछले 50 वर्षों में वैज्ञानिक अध्ययनों ने इतिहास के पुनर्निर्माण में अधिक से अधिक योगदान दिया है। पिछले 50 वर्षों में साइंटिस्टों ने बहुत ही कोशिश करी है कि वो हमारे इतिहास को जानने की कोशिश करें। ठीक है, उदाहरणार्थ प्राचीन जलवायु का अध्ययन, उत्खनन की गई सामग्री का रासायनिक अध्ययन और प्राचीन मानव की आनुवंशिकी के अध्ययन ने एक नया दृष्टिकोण दिया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो फैक्ट्स आज के साइंटिस्ट ने जुटाए हैं ना पुराने समय के लिए, चाहे वो आनुवंशिकी को लेकर हो। आनुवंशिकी क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ। आनुवंशिकी का मतलब होता है जैसे हमारे अंदर, हमारे माँ बाप के अंदर जो जीन्स है ना, ठीक है, जो भी क्रोमोसोम है, जो गुणसूत्र हैं, वो हमारे अंदर आते हैं जीन्स। ठीक है, जिससे हमारा चेहरा अपने माँ बाप की तरह लगता है, हमारी बोली या फिर हमारा जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा थोड़ा अपने मम्मी पापा की तरह, रंग, ठीक है, शक्ल मैच होती है, तो उसे कहते हैं आनुवंशिकी। ठीक है, और हमारे मम्मी पापा का उनके मम्मी पापा से मैच होता है, तो ये होती है आनुवंशिकी। ठीक है, आनुवंशिकी के अध्ययन में भी वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और प्राचीन जलवायु, पहले की जलवायु, क्या आपको पता है कि जो पहले की जलवायु होती थी वो बहुत ही ठंडी होती थी। जैसे कि मैं बता दूं, जब मैं छोटी थी ना तो दिवाली पर रजाई ओढ़कर सोते थे, लेकिन आजकल आपको पता है दिवाली पे इतनी गर्मी लगती है कि दिवाली पर जो जलने वाला दिया है ना वो भी बुझने को होता है, क्योंकि हम पंखा चलाते हैं, है ना, पंखा चला के सोते हैं। लेकिन जब हम छोटे थे तो रजाई ओढ़ के सो रहे होते थे, मतलब कि अगस्त सितंबर में सर्दियाँ आ जाती थी।
ठीक है। सितंबर में सर्दी आ जाती थी, अक्टूबर तक तो बहुत रजाई वाली सर्दी हो जाती थी। तो मतलब पहले की जलवायु बहुत ही अलग थी, ठंडी थी, क्योंकि ग्लेशियर उतने पिघले हुए नहीं थे जितने आज ग्लेशियर पिघल चुके हैं और मौसम गर्म होने लगा है बहुत। ठीक है। मैक्सिमम तापमान भी 41-40 हुआ करता था, अब तो 45 पे आ गया। कितने डिग्री बढ़ गया, एक एक डिग्री बहुत बड़ा बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। जिससे और पूरक स्रोत प्राप्त हुए हैं। आज के वैज्ञानिकों ने जो हमारी हेल्प करी है उससे और पूरक स्रोत प्राप्त हुए हैं। साथ ही जब इतिहासकार आधुनिक इतिहास साधारणतः जिसका अर्थ है पिछली 2 अथवा 3 शताब्दियों तक का इतिहास, मतलब जो आधुनिक इतिहासकार है ना, 3 शताब्दियों, शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष। ठीक है। तो 300 वर्ष तक का इतिहास का अध्ययन वो करते हैं। तो समाचार पत्र एक एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है। पिछले कुछ दशकों के अध्ययन के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि अगर पिछले 10 साल तक का अध्ययन हम करना चाहते हैं तो हम फ़ोन के थ्रू जानकारी जुटा सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, पुरानी पिक्चरों के बारे में या फिर पुरानी चीज़ों के देख कर, नाटकों को देखकर भी पता लगा सकते हैं, या इंटरनेट की हेल्प से भी हम जानकारी जुटा सकते हैं, जो आजकल के बच्चे हैं वो। ठीक है। तो ये थे इतिहास के स्रोत, और हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की है, और पिछले 300 साल तक का इतिहास उन्होंने अच्छे से खोद कर निकाल दिया है हमारे लिए, ताकि हम भी उनको जान सकें और पढ़ सकें। अगले पृष्ठ पर इतिहास के स्रोत से संबंधित कुछ चित्र दिए गए हैं। ये वस्तुएं कौन कौन से एवं आपके अनुसार क्या दर्शाती हैं? चित्र के सम्मुख दिए गए स्थान में वस्तु से संबंधित प्राप्त जानकारी को लिखिए। ठीक है। जो भी ये है जानकारी, इसके बारे में आपको जुटानी है, और यहाँ पर आपको पूरा लिख देना है, भर देना है इस चित्र के बारे में। ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। आप कमेंट में बताना कि ये किसका चित्र है, मैं तो बता ही दूँगी। ठीक है। ये भी आपको कमेंट में बताना है, और यहाँ पर अपनी बुक में पूरा फिल कर लेना है। ठीक है। इसके बारे में जानकारी जुटाना और मुझे भी बताना। ठीक है। ये भी आपको बताना है। ठीक है। और यहाँ पर पूरा फिल कर लेना है पेंसिल से बुक के अंदर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मानव इतिहास का प्रारंभ। मानव इतिहास का प्रारंभ कब हुआ था? ठीक है। वैसे तो मानव इतिहास का प्रारंभ बहुत पुराने समय पे हुआ था, लेकिन अगर देखा जाए पृथ्वी के अकॉर्डिंग, पृथ्वी का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है, मानव का तो बहुत नया है। ठीक है। मानव यानी होमो सैपियंस यानी कि हम लोग, ठीक है, लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व से पृथ्वी पर रह रहे हैं। गाइज ये आप भी हाईलाइट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है। हम पृथ्वी पर कब से रह रहे हैं? 3 लाख वर्ष पूर्व से रह रहे हैं। यह एक लंबा समय प्रतीत होता है, ऐसा लगता है ये बहुत लंबा है, परंतु यह पृथ्वी के इतिहास का एक छोटा सा अंश है। मैंने बताया था ना, पृथ्वी जो है 4.5 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी का इतिहास है, तो 4.5 करोड़ के अकॉर्डिंग तो ये 3 लाख तो कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो ये एक छोटा सा अंश मात्र है। आइए अपने आरंभिक इतिहास को संक्षेप में जानें। चलिए अब हम अपने आरंभिक इतिहास के बारे में जानते हैं। ऐसे थे हम लोग। ठीक है। पुराने समय पे हम ऐसे थे। ठीक है। कपड़े वस्त्र नहीं होते थे, पत्ते लपेटते थे आदि मानव। ये भी कैसे तैसे इन्होंने कपास से, रुई से बना के कपड़े बनाए हैं। ठीक है। और जानवरों को मार के ये शिकार कर रहे हैं। ठीक है। आदि मानव जानवरों का शिकार कर रहे हैं और फिर इनको मार कर खाते थे। ठीक है। तो ये हमारा इतिहास है, हम ऐसे थे। आइए पता लगाएं। ऊपर दिए गए चित्र में शैलाश्रय में आरंभिक मानव से संबंधित कुछ गतिविधियों को देखिए। आप इनमें से किस किस गतिविधि को पहचान सकते हैं? प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण दीजिए। इसके बारे में देखना है कि आप इनको पहचान सकते हो कि ये क्या कर रहे हैं। ये औजार बना रहे हैं। ठीक है। ये इधर आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। ये शिकार कर रहे हैं। ऐसे तुम्हें ना इनको पहचानना है, ये लोग क्या कर रहे हैं। आप लोग कमेंट में बताना ये क्या कर रहे हैं। ठीक है। और इसका एक संक्षिप्त विवरण भी देना है। आप कमेंट में मुझे भी बताना। ठीक है। प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना इस वीडियो को देख के। आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाना, ज़रूर मेरे को एक कमेंट करके बताना। ओके गाइस। आदिमानव को प्रकृति से अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बहुत सारी चुनौतियां हम लोगों ने, यानी हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने बहुत चुनौतियों का सामना किया। एक दूसरे की सहायता करने के लिए वे टोलियों एवं समूहों में रहते थे। जैसे आपने देखा है ना कि कोई भी जो चींटी होती है एक लाइन से चलती रहती है, लेकिन आपने देखा वो आपको अकेली तो दिखेगी, लेकिन वो एक दूसरे की हेल्प करती हैं। ठीक है। इस तरीके से जो टोलियों में रहते थे हमारे जो पुराने आदि मानव थे ना, टोलियों और समूहों में, कि अगर एक पर कोई जानवर शिकार करता है तो बाकी उसकी हेल्प कर सकते हैं।
ठीक है। वे मुख्यतः आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे। आखेटक मतलब होता है कि हंटर गैदरर, मतलब कि कहीं पर भी जाके अपना शिकार करना। ठीक है, मैं आपको आसान भाषा में बता दूं कि कहीं पर भी जा कर के अपना शिकार ढूंढना, इसे कहते हैं आखेटक। और अगर वहाँ पर शिकार ना मिले, ख़त्म हो जाए, मान लो जानवरों की संख्या कम हो गई है, तो वहाँ से चले जाना दूसरी जगह पर और फिर वहाँ पर एक आखेटक के रूप में रहना, यानी कि शिकारी बन के रहना। तो इसे कहते हैं खानाबदोश। खानाबदोश मतलब एक जगह भोजन की तलाश में जाना, वहाँ पर जब भोजन ख़त्म हो जाता है फिर दूसरी जगह पर भोजन की तलाश में जाना, वहाँ रहना, कुछ दिन सर्वाइव करना, वहीं की किसी नदी के आसपास रहना, तो उसे कहते हैं आखेटक एवं खाद्य संग्राहक। समझ में आ गया ये शब्द? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आखेटक एवं खाद्य संग्राहक। तथा भोजन एवं आश्रय की निरंतर खोज करते रहते हैं। आखेटक के रूप में रहते हैं और भोजन और आश्रय, रहने की खोज करते हैं वो। इसका अर्थ है कि वे अपने जीवन के लिए खाने योग्य पौधों एवं फलों के संग्रह का आखेट करते हैं। ठीक है, खाने योग्य जो भी फल होते हैं, पौधे होते हैं, उनको वो इकट्ठा करते हैं और उनको आखेट करते हैं। गाइज मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ये इम्पॉर्टेंट लाइन रीडिंग करने के लिए मिल जाए तुरंत। तो ये गाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, आपको इसको हाईलाइट कर लेना है अपनी बुक में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनने वाला है। एनसीईआरटी की बुक से ही सभी क्वेश्चंस निकाले जाते हैं, किसी भी एग्ज़ाम के हों। ठीक है, चाहे वो बच्चों के लिए हों चाहे बड़ों के लिए हों, तो यहाँ से ये क्वेश्चन ज़रूर बनेगा कि आखेटक कौन होते हैं, वो क्या करते थे। ठीक है, किसे कहते हैं आखेटक, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, इसको आप भी अपनी बुक में हाईलाइट कीजिएगा। तो वो जो है खाने की, जो भी खाने योग्य फल फूल पौधे होते थे वो उन पर निर्भर रहते थे और घूम घूम कर उनको ढूंढते थे अपने लिए। ठीक है, हमारे आदि पूर्वजों के प्राकृतिक तत्वों को लेकर कुछ निश्चित विश्वास थे। ठीक है, सभी उनकी मरणोपरांत जीवन को लेकर भी कुछ धारणाएं थी। पुराने समय पे ना इंसान जब मर जाता था ना, उसके मरने के बाद भी कुछ धारणाएं रखते थे। जैसे कि जब कोई भी व्यक्ति मृत्यु के बाद कहाँ जाता है, तो लोग सोचते थे वो जहाँ पर भी जाता होगा ना तो उसको सामान की ज़रूरत पड़ती होगी, जैसे कि बर्तनों की, खाने पीने की चीज़ों की, या फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत उसको कपड़ों की पड़ सकती है, पहनेगा क्या वो वहाँ पे जाके। तो लोग जब मर जाते थे ना तो उनको जब दफनाते थे तो उनकी कब्र के साथ ना कुछ बर्तन रख दिए जाते थे, है ना, कोई भेड़ बकरी को भी उनके साथ दफना दिया जाता था कि ये मरने के बाद इसको खा लेंगे, कपड़े रख दिए जाते थे, औजार रख दिए जाते थे। तो इस तरीके से मरणोपरांत भी उनकी कुछ धारणाएं होती थी और यही धारणाएं होती थी कि इनको बाद में भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो इसको भी दफना देते हैं इनके साथ ही। ठीक है, तो ये थी पुरानी धारणाएं जो मैंने आपको बता दी। आगे चलते हैं। यह समूह अस्थायी शिविरों, अस्थायी का मतलब होता है ऐसा जो कि स्थायी नहीं है, जिसको हम कभी भी तोड़कर आगे जा सकते हैं। ठीक है, शिविर माने होता है मकान। अस्थायी शिविरों, शैलाश्रयों यानी कि रहने के स्थानों और गुफाओं में ये लोग रहते थे। जो आखेटक थे ना वो अस्थायी जगह पर रहते थे। शैलाश्रयों यानी पत्थरों के जो चट्टानों की गुफाएं होती थी उनके अंदर, उन आश्रयों के अंदर रहते थे। वे एक दूसरे से जिन भाषाओं में संवाद करते थे वे अब लुप्त हो चुकी हैं। हम उन भाषा को क्योंकि नहीं सुन पाए हैं, कहीं दीवारों पर मिले हैं तो वो चित्र मिले हैं, तो उन भाषाओं को हम आज नहीं जान पाए हैं कि वो किन भाषाओं को बोलते थे। उन्होंने अग्नि का उपयोग किया, पत्थर की उन्नत कुल्हाड़ियों एवं ब्लेड्स, नुकीले तीरों एवं अन्य उपकरणों आदि के निर्माण ने उनके जीवन को सरल बना दिया। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें आज मिली हैं तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने कुल्हाड़ियों का, ब्लेड्स का, नुकीले तीरों का और भी बहुत सारे ऐसे उपकरणों का उन्होंने प्रयोग किया जिससे उनका जीवन सरल हो गया था और वो जानवरों को ईजिली मार कर खा सकते थे। संपूर्ण विश्व की सैकड़ों गुफाओं के शैल चित्रों में उनके जीवन की विविध आयाम दिखाई देते हैं। बहुत सारी गुफाएं ऐसी मिली हैं यूपी एमपी में, ठीक है, दक्षिण भारत में भी, ठीक है, कि जिससे कि उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में पता चलता है। इनमें से कुछ साधारण आकृतियों में एवं प्रतीकों के हैं, जबकि कुछ अन्य चित्र अधिक विस्तृत हैं। उनमें पशुओं एवं मानवों के दृश्य हैं। समय के साथ इन आदि मानव ने पत्थर एवं मनकों की माला, पशुओं के दांतों के पेटेंट आदि जैसे साधारण आभूषण बना लिए और कभी कभी वे दूसरे समूहों के साथ इनका आदान प्रदान करने लगे। इन्होंने कभी कभी जो पत्थर, वो पशुओं के दांत होते थे उनके पेडेंट बना लिए, यानी कि गले में पहनने के हार बना लिए,
ठीक है, मोतियों की मालाएं कहीं मिल गई तो पत्थरों की मालाएं या मोतियों की मालाएं मिल गई तो उनको माला बना के पहन लिया पत्थरों को, ठीक है, और साधारण आभूषण बना के ये लोग अपने आप को सजाने लगे थे। और कभी कभी वे दूसरे समूह के साथ भी इनको गिफ्ट में दे देते थे, किसी दूसरे समूह को और दूसरे आदि मानवों के समूह को। अब हम पढ़ेंगे पहली उपज। जो भी मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको भी अपनी बुक में हाईलाइट कर लेना है। पहली उपज। एक लंबे समय में पृथ्वी की जलवायु में अनेक परिवर्तन आए हैं। एक समय पृथ्वी पर बहुत ठंड थी एवं इसका एक भाग हिमाच्छादित बर्फ से ढका हुआ था। मैंने बताया ना, पृथ्वी पर एक टाइम पर पूरे पे बर्फ ही बर्फ थी। धीरे धीरे ये बर्फ जो है पिघलती चली गई और पिघल पिघल के ये महासागरों में तब्दील हो गई। और आज हम देखते हैं तो केवल पहाड़ों की चोटियों पर थोड़ी बहुत बर्फ़ दिखाई देती है। ये जो पहाड़ है ना, इनकी केवल चोटियों पर ही थोड़ी बहुत बर्फ़ दिखाई देती है। लेकिन क्या आपको पता है, पहले के टाइम पर नीचे तक बर्फ़ होती थी पहाड़ों में, बल्कि सब जगह ज़्यादातर बर्फ़ ही बर्फ़ होती थी। ठीक है, उस समय पृथ्वी बहुत एक ठंडा प्रदेश था, पूरी पृथ्वी ठंडी थी, इसलिए इसे हिमयुग भी कहा जाता था। जब बर्फ़ ही बर्फ़ थी अर्थ पे, उसे क्या कहा जाता था? हिमयुग। ये क्वेश्चन बन सकता है, हिमयुग कब क्यों कहा जाता था पृथ्वी को और किस लिए कहा जाता था? क्योंकि वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। इसके विषय में आप विज्ञान में विस्तार से पढ़ेंगे। बाद में जब जलवायु गर्म होने लगी तो हिम का कुछ भाग पिघल गया। ठीक है, हिम का कुछ भाग पिघल गया जिसके कारण तत्कालीन नदियों में जलभराव हो गया, नदियों का पानी बढ़ गया जो बाद में समुद्रों में समाहित हो गई। नदियाँ समुद्र की ओर चलती हैं और उनका पानी समुद्र में जाके मिल जाता है। हिमयुग लगभग 1,00,000 वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक रहा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसको मैं अलग से भी हाईलाइट कर देती हूँ। हिमयुग कब से कब तक रहा, ये क्वेश्चन बनेगा और 100% बनेगा। इसको आपको ग्रीन मार्क कर लेना है। ठीक है, कि 1,00,000 से 12,000 वर्ष पूर्व तक क्या रहा था? हिमयुग रहा था। इसके उपरांत मानव के जीवन योग्य परिस्थितियों में सुधार आया। ठीक है, धीरे धीरे सुधार ही आया कि उन्होंने गहने पहनना शुरू कर दिया, औजार बनाने शुरू कर दिए, आग का आविष्कार हो गया, पहिए का हो गया। विश्व के कई हिस्सों में उन्होंने एक स्थान पर बसना और अनाज उगाना। पहले वो क्या थे? आखेटक थे, यानी कि घूम घूम कर अपने खाने की चीज़ें ढूंढते थे। अब वो एक स्थान पर बसने लगे और अनाज उगाकर एक ही जगह पर उन्होंने रहना शुरू कर दिया, क्योंकि एक जगह पर रहेंगे तभी तो वहाँ पर खेती कर पाएंगे और वहाँ की जो भी चीज़ें होंगी उनको एक जगह पर कलेक्ट करके उनको खा पाएंगे। नहीं तो इतना सारा अनाज दूसरी जगह पर लेकर कैसे जाएंगे? ठीक है, गेहूँ चावल जो भी हुए। उन्होंने गाय बकरी आदि जैसे जानवरों को घरेलूकरण भी आरंभ कर दिया, मतलब उन्होंने पालना शुरू कर दिया गाय भैंसों को। भोजन की अधिक उपलब्धता के कारण ये समूह अपने आकार व संख्या में बढ़ गए। अब इनके पास खाने की चीज़ें ज़्यादा होने लगी तो इन्होंने और भी आदि मानवों को अपने साथ सम्मिलित कर लिया और उनको खाने के लिए अनाज दिया, जिससे कि इनका ग्रुप बड़ा हो गया। ये प्राय नदियों के किनारे बसने लगे थे, क्योंकि पानी की ज़रूरत, बेसिक नीड है, पानी तो चाहिए, तो कहाँ रहेंगे? नदियों के किनारे ही रहेंगे। लेकिन इसका एकमात्र कारण जल की उपलब्धता नहीं था, अपितु यहाँ की मृदा का अधिक उपजाऊ होना भी था। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि वो नदियों के पास क्यों रहते थे। केवल पानी पीने के लिए ही नहीं, क्योंकि नदियों के किनारे की जो मिट्टी होती है ना, वो खादर होती है। खादर मतलब वो बहुत ही उपजाऊ होती है। उपजाऊ मिट्टी में खेती अच्छे से होती है। ठीक है, तो खेती करने के लिए इनको नदियों के किनारे, और पानी की भी आवश्यकता होती है और वहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ होती है, तो खेती करने के लिए ये नदियों के किनारे रहने लगे थे। इससे अन्न उगाने की प्रक्रिया अधिक सरल हो गई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो भी मैंने हाईलाइट किए। अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए। यह कुछ सहस्त्राब्दी पूर्व के कृषक समुदाय की गतिविधियों को प्रदर्शित करता है। उन गतिविधियों को सूचीबद्ध कीजिए जिनकी आप पहचान कर सकते हैं। कुछ सहस्त्राब्दी मतलब कुछ हजारों साल पूर्व के किसान समुदाय की गतिविधियों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जो भी चित्र दिया गया है उनकी गतिविधियों को सूचीबद्ध करना है और आप उनकी पहचान भी कर सकते हैं। ये हजारों साल पुराने हैं, कम से कम 2000 साल, 5000 साल लगा लो, ठीक है, 3000 साल लगा लो, ठीक है, ऐसे ये हजारों साल पुराने ये चित्र हैं। तो इनकी जो गतिविधि है, जो भी ये कर रहे हैं, अब ये क्या कर रहे, पहले ये घूम घूम कर क्या करते थे, शिकार करते थे, जानवरों को खाते थे और कहीं पेड़ पौधों फलों को खाने लगे। ठीक है, अब ये एक ही जगह रहकर क्या करने लगे, फसल उगाने लगे। ठीक है, ये खाना बना रही है, बच्चे इधर खेल रहे हैं। ठीक है, ये औजार बना रहा है या जो भी काम कर रहा है, तो आपको इसको सूचीबद्ध करना है, एक टेबल बनानी है, उसमें लिखना है कौन क्या कर रहा है
और ये एक ही जगह पर रहने लगे हैं। भेड़ बकरियां और जानवर भी, कुत्ता भी पाल रहे हैं। ठीक है, टेबल में आपको लिखना है। आइए विचार करें। पहले प्रदर्शित शैल चित्र एवं उपर्युक्त चित्र दोनों में ही पुरुषों एवं महिलाओं को कुछ निश्चित भूमिकाओं में दिखाया गया है। पहले वाले में कुछ एक निश्चित भूमिकाएं दिखाई गई हैं। जो पहले वाला चित्र था, मैं आपको दिखा दूं, ये रहा। इसमें कुछ निश्चित भूमिकाएं हैं। ठीक है, ये औरतें बच्चों को रख रही हैं, ठीक है, हाथ ताप रही हैं, ये जो भी है। ठीक है, आदमी कुछ अलग ही काम कर रहे हैं। ठीक है, ये आदमी, ये आदमी है। ठीक है, कुछ काम कर रहे हैं। अलग भूमिका दिखाई गई है पहले चित्र में, और दूसरा जो चित्र दिया है उसमें अलग भूमिकाएं हैं। ठीक है, औरतों की अलग भूमिकाएं हैं, आदमियों की अलग भूमिकाएं हैं। ये सामान लेके जा रही है औरत। ठीक है, ठीक है, हमने देख लिया। यद्यपि ये स्वाभाविक प्रतीत होते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है, परंतु आवश्यक नहीं कि ये सही ही हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सही हो, ये सभी परिस्थितियों पर लागू नहीं होते। उदाहरण के लिए हो सकता है कि शैल चित्र में महिलाओं ने गुफा में चित्रकारी करने के लिए रंगों को तैयार किया हो। जो गुफाओं में चित्रकारी आदमी कर रहे थे, जो हमें आज मिली हैं गुफाओं में चित्र बने हुए जो मिले हैं, ठीक है, ऐसा ये हो सकता है कि इन चित्रों को किन्होंने बनाया है, आदमियों ने। लेकिन रंग किसने बनाए हैं, रंग बनाए हैं औरतों ने, ऐसा हो सकता है। ठीक है, कलर जो बनाए हैं वो औरतों ने बनाए हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि पहले के टाइम पे औरतें कुछ नहीं करती थी, केवल बच्चों को रखती थी। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा हो सकता है कि कलर औरतों ने बनाए हों। ठीक है, पीस कर किसी भी चीज़ को, चारकोल को, तथा स्वयं चित्रकारी की हो। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो चित्रकारी जो है ये औरतों ने ही की हो, महिलाओं ने की हो। ठीक है, दोनों ही चित्रों में ऐसा हो सकता है कि पुरुषों ने भोजन की कोई वस्तु बनाई हो, जैसे आदमियों ने खाना बनाया हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि औरतें ही खाना बनाएंगी, आदमियों ने खाना बनाया हो सकता है। ये रीति पहले से चली आ रही हो कि अपनी वाइफ की हेल्प वो शुरू से करते आए हों, आज भी करते हैं। अथवा शिशुओं की देखभाल में मदद की हो। ठीक है, तो ये जो धारणाएं हैं आज बदल चुकी हैं। ये बहुत अच्छे फैक्ट जो है एनसीईआरटी में इंक्लूड किए गए हैं कि हमारा मानना ये था कि औरतें ही ये काम करेंगी, ऐसा नहीं है। हम ये कह सकते हैं इतिहास में भी आदमी अपनी वाइफ की हेल्प करते थे और बच्चों की देखभाल में मदद करते थे, क्योंकि हमने उस समय को जिया नहीं है, लेकिन हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो इन चित्रों के थ्रू भी हम ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसी भूमिकाओं एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए कक्षा में चर्चा कीजिए। इस बात का ध्यान रखिए कि हमारे आसपास उस समय की केवल सीमित सूचनाएं ही उपलब्ध हैं, क्योंकि सारी सूचनाएं नहीं हैं, इसलिए हम इनके बारे में ऐसा सोच सकते हैं कि ऐसा ये काम इन्होंने किया होगा, ये काम इन्होंने किया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जैसे जैसे समुदायों का विकास हुआ, समाज जटिल होता गया। ठीक है, समुदाय अब जो है समुदाय बन गए। समुदाय मतलब एक बड़ा ग्रुप बन गया आदिमानव का। ठीक है, और अब समाज बहुत ही जटिल हो गया। जटिल मतलब बहुत कठिन हो गया अब उसको समझना, उनको जीना। ठीक है, सरदार अथवा मुखिया लोग कल्याण के लिए उत्तरदायी थे। कल्याण कौन करते थे, सरदार। जैसे आज के टाइम पे भी कल्याण कौन करते हैं, ठीक है, नेता लोग करते हैं कल्याण, लोगों के अच्छे के लिए काम करते हैं। ठीक है, अभी लक्ष्मी योजना में पैसे मिलने वाले हैं, तो ये कल्याण का काम ही तो है। एवं सभी सामूहिक रूप से सामुदायिक कल्याण के लिए कार्य करते थे। ठीक है, सामुदायिक, ये लोग ना पूरे समुदाय के लिए कार्य करते थे, यानी कि पूरे ग्रुप के लिए कार्य करते थे। उदाहरण के लिए निजी स्वामित्व का भाव नहीं था। जैसे आज अपनी निजी प्रॉपर्टी होती है, निजी मकान होता है, निजी सब कुछ होता है। पहले निजी कुछ नहीं हुआ करता था, पहले सब कुछ पब्लिक होता था। ज़मीन सबकी होती थी, अगर कोई रहता था तो कोई मकान है तो उसमें कोई भी जाके रह सकता था, सो सकता था। ठीक है, सब कुछ निजी नहीं था। और भूमि पर सामुदायिक रूप से कृषि की जाती थी। जो भी लैंड थी उस पर कोई भी मिलकर खेती कर सकता था। कोई भी यहाँ पे 100 लोग मिलके कर रहे हैं खेती, एक और बड़ी ज़मीन है उसमें 100 लोग कर रहे हैं, ये इसकी हेल्प करवा रहा है, वो उसकी हेल्प करवा रहा है। ठीक है, सब आपस में मिलजुल कर रहते थे। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे जैसे समय बीतता गया, पल्ली बड़े गांव में परिवर्तित हो गए। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड आया है पल्ली। पल्ली मैं आपको बता दूँ, पल्ली एक छोटी बस्ती है। ठीक है, एक छोटी बस्ती है और एक छोटा सा गांव है पल्ली। ठीक है, जिसमें 100-200 लोग ही रहते हैं मान लीजिए। ठीक है, कल्याण का आपको पता ही है, कल्याण माने स्वास्थ्य, समृद्धि और भलाई के लिए काम करना। ठीक है, जो पल्ली थे वो बड़े गांव में परिवर्तित हो गए। हाईलाइट कर देती हूँ, पल्ली बड़े गांव में परिवर्तित हो गए, जो मुख्यतः भोजन, वस्त्र एवं उपकरण आदि वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे। अब ये जो बड़े गांव है ना, अब इनको जीविका के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए था ना, तो जो चीज़ ये बना रहे थे, भोजन बना रहे थे या
अनाज उगा रहे थे, वस्त्र बना रहे थे या कोई भी औजार बना रहे थे, तो ये उसको ना आपस में लेन देन करने लगे, यानी बार्टर सिस्टम स्टार्ट हो गया। आदान प्रदान करना, जैसे पैसे तो थे नहीं उस समय पे, पैसे के बदले ले लें, तो अब हो गया बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब वस्तु के बदले वस्तुएं देना, ठीक है, तो इसे कहते थे बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम स्टार्ट हो गया था, ठीक है। एक गांव दूसरे गांव में जाकर अपनी वस्तुओं को देता था और वहाँ पर जो चीज़ वो उगा रहे थे वो उनको अपनी वस्तुएं देते थे। धीरे धीरे इन गांवों में संप्रेषण एवं आवागमन का तंत्र विकसित हुआ। अब ये आने जाने लगे एक दूसरे के गांव में, तो जानवरों के थ्रू आते होंगे, उसके ऊपर बैठ के, घोड़े, बैलगाड़ी, ठीक है। एवं इनमें से कुछ छोटे कस्बों में परिवर्तित हो गए। उदाहरणार्थ मृदभांड एवं मिट्टी की अन्य वस्तुओं को बनाने एवं धातुओं के उपयोग, पहले तांबा और फिर लोहे की तकनीक का आगमन हुआ, ठीक है। तो इसमें एक फैक्ट दिया गया है, सबसे पहले कौन सी चीज़ आई, सबसे पहले तांबा का आविष्कार हुआ, लोहे का आविष्कार उसके बहुत बाद में हुआ था, ठीक है। 1000 BC में लोहे का आविष्कार हुआ था, मैं आपको बता दूं, लोहे का आविष्कार हुआ था 1000, ठीक है, BC में। ये पूछा जाता है मोस्टली क्वेश्चन, तो यहाँ पर इसलिए मैंने ये आपको बता दिया, लोहे का आविष्कार हुआ था 1000 BC में। तो पहले तांबा आया, बाद में लोहा आया, ये तकनीकें आ गई, मिट्टी के बर्तन बनने लगे, वस्तुएं बनने लगी, धातुएं बनने लगी, एक दूसरे के गांव में आकर ले जाकर उनको दिया जाने लगा। और टिकाऊ उपकरण, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, दिन में जो भी चीज़ें यूज़ होती थी वो एक दूसरे के यहाँ पर आना जाना, उनका लेन देन सरल हो गया, ठीक है। आभूषणों को बनाना सरल हो गया। हम अध्याय 6 में इन चरणों ने किस प्रकार से सभ्यता के उदय में योगदान किया, ठीक है। अध्याय 6 में देखेंगे कि ये जो चरण है ना, इससे सभ्यता कैसे उभरी, हम किस तरीके से सभ्य हुए, ठीक है। आज जो हम जीवन जी रहे हैं उसको आने में कैसे किस किस ने योगदान दिया, ठीक है, ये हम देखेंगे अध्याय 6 में। अभी ये याद रखना आवश्यक है कि मानव सभ्यता को विकास के इन प्रारंभिक चरणों में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। इस दौरान कुछ कठिन क्षण भी आए, कुछ ऐसे क्षण भी आए जब कुछ पूर्ववर्ती प्रजातियों की भांति मानव सभ्यता भी लुप्त हो सकती थी। जैसे कुछ प्रजातियां आज आप देखते हो ना, वो लुप्त हो चुकी हैं, ठीक है, पूर्ववर्ती प्रजातियां जो आज आप लुप्त देख रहे हो, ठीक है। तो और भी कुछ प्रजातियां, जैसे जो हमारी प्रजाति है वो भी लुप्त हो सकती थी, लेकिन वो नहीं हुए। हम उन आदि मानवों के बारे में भी कभी नहीं जान पाएंगे जिनसे साहस और दृढ़ता के कारण आज हमारा अस्तित्व संभव हो पाया है, ठीक है। आज हम जिस कारण यहाँ बैठे हैं, हम जिनकी पीढ़ी हैं, हम जिनके वंशानुक्रम हैं, तो हम उनको थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने अपने अस्तित्व को संभाल के रखा, जिसके कारण आज हम भी बच पाए हैं और हमारा भी अस्तित्व संभव हो पाया है। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम जानेंगे हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। हमने अपने अतीत के बारे में और अधिक जानने और कुछ तरीकों का पता लगाया, ठीक है। अतीत को कैसे पता लगा सकते हैं, खनन के थ्रू, इतिहासकार, पुरातात्विक स्रोत, पांडुलिपियाँ, या फिर कहीं से कोई डायरी मिल गई या स्मारकों के थ्रू, ये हमने पढ़ा कि कैसे हम और अधिक जान सकते हैं, ठीक है। समय रेखा की अवधारणा को हमने जाना। समय रेखा मतलब मैं बता दूं, BC, AD, ये सब हमने जाना, ठीक है। BCE, ठीक है। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, AD मतलब एनो डोमिनी, और BCE यानी बिफोर कॉमन एरा। BC मतलब CE मतलब कॉमन एरा। जो क्राइस्ट के पहले का है वो ये है, जो क्राइस्ट के जन्म के बाद का है वो इधर वाला है, ठीक है। तो BCEV इधर आएगा, BCE क्राइस्ट के जन्म से पहले का, और CE कॉमन एरा। आज हम इन शब्दों का यूज़ करते हैं जो ऊपर वाले हैं, ठीक है। तो हमने इसके बारे में जाना इस चैप्टर में। समय पर ऐतिहासिक घटनाओं के अनुक्रम को समझने में भी सहायता मिली, ठीक है। जो भी घटनाएं हुई विभिन्न समय पर, कि कैसे आदि मानव ने अपने आप को और सभ्य बनाया, कैसे वो एक जगह पर जीने लगे रहकर, तो ये हमने इसमें जाना। समय की गणना को जाना, समय की गणना कैसे की जाती है, कि मतलब कि उस ईयर को जिसमें आज हम जी रहे हैं और जिस ईयर को हमें पता लगाना है, उन दोनों को जोड़ के -1 करना है, ठीक है, -1 करना है। ये हमने ट्रिक इसमें जानी थी। वर्ष, दशक, शताब्दी, सहस्त्राब्दी, ये हमने पता लगाया कि दशक क्या होता है, 10 वर्षों का, शताब्दी मतलब 100 वर्षों का समय, ठीक है, और सहस्त्राब्दी मतलब 1000 वर्षों के समय के गैप को हमने जाना,
ठीक है। इतिहास के विभिन्न स्रोत हैं, बहुत सारे स्रोत हैं इसकी घटनाओं को समझने व इसका पुनर्निर्माण करने में जो कि सहायक होते हैं। ये हमने स्रोतों के बारे में जाना, कौन कौन से स्रोत होते हैं जिससे हम इतिहास के बारे में जानते हैं। हमने आरंभिक मानव जीवन को संक्षेप में जाना, कैसे वो शुरुआत में जीता था। वो आखेटक किस रूप में जीता था? आखेटक, खाद्य संग्राहक के रूप में जीता था, ठीक है। और आज वो एक जगह पर रहकर फसल उगाता है, ठीक है, स्थायी हो गया है आज वो, ठीक है। तो पहले वो आखेटक रहता था, शुरुआत उसकी आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में थी। और यह भी जाना कि मानव समाज कैसे समय के साथ जटिल होता गया, ठीक है। आज की जिस तरीके से हम सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं या फिर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये सब चीज़ आज बहुत ही जटिल हो गया है रहना। ये कैसे हम यहाँ तक पहुँचे हैं, आपको इतिहास के स्रोतों में पढ़ने के बारे में पता चलेगा। ये हैं कुछ क्वेश्चन आंसर जो आपको करने हैं। तो गाइज़, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरा समझाना पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।